स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश खबर हटकर में और आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसे दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं और इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरें देखने के लिए। और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कोलकाता में काली पूजा की तैयारियां जोरों पर। कुमारटुली से देवी काली की मूर्तियां विदेश भेजने के लिए की जा रही हैं तैयार। इस साल देवी काली की मूर्तियों के लिए कारीगरों को बड़े पैमाने पर विदेशों से मिल रहे हैं ऑर्डर। प्रयागराज की राम भक्त चित्रकार ने शब्द चित्रों में राम नाम से उकेर दिया रामचरितमानस। राम नाम लेखन से 10.5 मीटर लंबा और 5 फीट चौड़ा अयोध्या नाम पेंटिंग बनाने में जुटी दीपावली तक तैयार करने का रखा है लक्ष्य। भारतीय संस्कृति की छटा विदेशों तक। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में संस्कृत उत्सव का आयोजन। प्रवासी परिचय सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। अमेरिका के वॉशिंगटन चिड़ियाघर से चीन विदा किए गए पांडा। विदाई पर भावुक हुए लोग, सेल्फी खिंचवा कर रोक नहीं पाए अपने आंसू। और राष्ट्रीय खेलों में बीच हैंडबॉल की वापसी से खेल प्रेमियों में उत्साह। बीच हैंडबॉल के नियम इंडोर हैंडबॉल से हैं अलग। रेत पर खिलाड़ियों को खेलते देखना दर्शकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। और खबर हटकर में बात करते हैं परंपरा और विरासत की। काली पूजा उत्सव नजदीक है और कोलकाता में जोर शोर से पूजा की तैयारियां की जा रही है। इस साल उत्साह बढ़ा हुआ है क्योंकि कारीगरों को देवी काली की मूर्तियों के लिए बड़ी संख्या में विदेशों से ऑर्डर मिल रहे हैं। कोलकाता के कुमारटुली से देवी की मूर्तियां विदेश भेजे जाने के लिए तैयार हैं। इस वर्ष काली की मूर्तियों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है। कारीगर देवी काली की जटिल रूप से तैयार की गई मूर्तियों को पूरा करने के लिए घंटों काम कर रहे हैं। कारीगर जल्दी जल्दी मूर्तियों को रंग रोगन में जुटे हुए हैं। पिछले कई सालों की तुलना में इस साल कारोबार अच्छा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण लाभ कम रहा। इस साल कारोबार थोड़ा बेहतरी की उम्मीद कारीगरों को है। आपको बता दें कि शक्ति या देवी काली की पूजा को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। इसे श्यामा पूजा के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि देवी काली को अक्सर श्यामा के नाम से भी जाना जाता है, जो काले या गहरे रंग का प्रतीक हैं। यह त्योहार बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी मनाया जाता है। मदुरै स्थित अलगर कोइल मंदिर पूरी तरह सज गया है। 23 नवंबर को होने वाले मंदिर के कुंभाभिषेक की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही है। प्रकृति की गोद में बसा मंदिर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का बेजोड़ संगम है। मंदिर में दर्शन के लिए हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है जो संस्कृति और विरासत में अत्यधिक समृद्ध है और दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु को मंदिरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ स्थित प्रमुख मंदिर आधुनिक और प्राचीन कला दोनों का मिश्रण है। दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। तमिलनाडु का सांस्कृतिक संवर्धन और वास्तुकला का बहुत समृद्ध इतिहास है। मदुरै में अलगर कोइल पहाड़ की तलहटी पर बने अलगर कोइल मंदिर पूरी तरह सज गया है। 23 नवंबर को इसका कुंभाभिषेक किया जाएगा। मंदिर में अभिषेक की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। यह मंदिर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भक्तों में इस मंदिर की काफी मान्यता है। मान्यता है कि यह मंदिर भगवान विष्णु के उन 108 दिव्य देशम में से एक है जहां पर 12 आलवार संतों ने तीर्थ किया था।
मंदिर की मनोरम वास्तुकला और खूबसूरती नक्काशी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस मंदिर के आसपास का प्राकृतिक वातावरण इसे और भी मनमोहक बनाता है। अलगर कोइल मंदिर के मुख्य देवता भगवान परम स्वामी है। पहाड़ों के बीच प्रकृति की गोद में बसा मंदिर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत का संगम है। मंदिर की देखभाल करने वाले सबसे पहले राजा पांडियन शासनकाल के राजा मलय ध्वज पांडियन माने जाते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के वास्तुशिल्प विकास में पांडियन राजवंश का बहुत बड़ा योगदान था। शिल्पकला का बेजोड़ नमूना जिसको हर कोई देखने के अलावा अपने मन मंदिर में इस शिल्प कला को उतारना चाहेगा। ये बेजोड़ कला का संगम और साक्षात तीर्थ अलगर कोइल को देखने के लिए देश विदेश से हजारों पर्यटक आते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंदिर आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 23 नवंबर को होने वाले इसके कुंभाभिषेक में हजारों लोगों के इकट्ठा होने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जहां चाह वहां राह, इस कहावत को सच साबित करती एक खबर देखते हैं। प्रयागराज की एक चित्रकार को राम नाम की लगन लग गई है। ये चित्रकार राम नाम लेखन से 10.5 मीटर लंबे और 5 फीट चौड़े अयोध्या नाम की पेंटिंग बना रही हैं। इनकी इच्छा है कि दीपावली तक इस पेंटिंग को पूरा कर लें। अपनी इस कला साधना को पूजा और मेडिटेशन मानने वाली राम भक्त महिला कलाकार ने पूरी रामचरितमानस ही राम नाम से लिख डाली है। इन्होंने संपूर्ण रामचरितमानस को भगवान राम और 10 अवतारों के नाम के साथ चित्रित किया है। शब्दों से राम नाम उकेर कर चित्र बनाती ये हैं प्रयागराज की प्रतिभा पांडे। इनके बनाए गए चित्रों को जब आप दूर से देखेंगे तो आपको पेंट की तरह दिखेगा, लेकिन जब आप काफ़ी करीब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चित्र लाल रंग के पेन के माध्यम से राम नाम लिखकर बनाए गए हैं। पेशे से प्रोफेशनल टीचर प्रतिभा का मन बचपन से ही चित्रकला में लगता था। बीच बीच में मधुबनी और गोंड जैसी पेंटिंग बनाने लगी। इस पेंटिंग को लोगों की सराहना मिली तो राम नाम लिखकर उससे राम दरबार बनाया गया। लोगों की सराहना मिली तो राम नाम लिखकर विभिन्न देवी देवताओं के शब्द चित्र बनाए। धीरे धीरे उनके काम को पहचान मिलने लगी। इसके बाद राम नाम से 35 शब्द चित्रों में रामचरितमानस के 65 सीन बनाकर उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया। इस तरह राम नाम से पेंटिंग बनाने की प्रेरणा प्रतिभा को अपने घर से और सोशल मीडिया से मिली। बचपन में हमारी दादी लोग राम राम लिख करके पूरी कॉपियों में लिखा करती थीं, और उसके बाद फिर मैं जब उस वक्त से दिमाग में सारी चीज़ें थीं, लेकिन फिर जब बड़े हुए तो अभी कुछ दिनों पहले हमने ये कोविड के दौरान मैंने देखा ये कुछ जनजातियां हैं जो अपने पूरे शरीर पर राम राम का टैटू बनवाती हैं, पूरे शरीर पर, कोई जगह बचती नहीं है। तो वो एक था। फिर सोशल मीडिया पर भी मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो लोग राम से चित्र बनाते हैं, तो फिर मुझे उससे प्रेरणा आई कि मैं क्यों ना इसको एक बड़ा स्वरूप दूँ कि तो फिर मैंने ये पूरा कंसेप्ट रामायण रामचरितमानस का और ये रामचरितमानस लिखने का, ये सारी प्रेरणा उसी से आई। ये राम भक्त कलाकार जब राम नाम से इतनी बारीक पेंटिंग वर्क करने बैठती हैं तो पूरी तरह राम में हो जाती हैं। इनकी माने जब ये राम नाम से शब्द चित्र बनाती हैं तो इन्हें वक्त का पता ही नहीं चलता। रामचरितमानस के दृश्यों को उकेरते उकेरते भाव विभोर हो जाती हैं। राम नाम लेखन से चित्र बनाने को पूजा और मेडिटेशन मानने वाली प्रतिभा इस कला को मेडिटेशन मानती हैं। इन दिनों 10.5 मीटर लंबा और 5 फीट चौड़ा पेंटिंग बनाने में ये जुटी हैं। इस पेंटिंग को दीपावली तक हर हाल में पूरा कर लेना चाहती हैं। ये तो एक आध्यात्मिक और एक मेडिटेशन है, ये ध्यान का काम है। तो ये इसमें मेहनत तो पता नहीं चलती, अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो एफर्ट ले करके काम करेंगे तब वो एफर्ट लगता है। ये तो एफर्टलेस काम है, जैसे आप पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वैसे ये भी है।
पिछली दीपावली पर मैंने रामचरितमानस की पूरी सीरीज़ जो बनाई थी वो पूरा किया था, और तब से मेरे मन में ये था कि मैं अगले दीपावली तक ये पूरी जो बड़ी पेंटिंग जो है 10 मीटर की, ये पूरी मैं कर सकूं। तो अब ये बस कल परसों दीपावली के पहले ही मैं बनाकर पूरा कर लूँगी। इस काम में पति और बेटी का भी सपोर्ट मिलता है। प्रतिभा का कहना है कि अपनी पेंटिंग के माध्यम से मुझे मेरे राम मिल गए हैं। जब आपको भगवान प्रभु श्री राम मिल जाएं, तो फिर आपको और क्या चाहिए, कुछ भी शेष नहीं रह जाता। उनका कहना है कि भौतिक चीज़ें उन्हें ज़्यादा नहीं लुभाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव से। पर्यटन हमेशा से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक सभ्यता का हिस्सा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं। इसका असर वाराणसी के लोगों पर दिख भी रहा है। काशी के बच्चों ने अपने अभिभावकों के साथ पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा की और इस दौरान घूमने का आनंद तो उठाया ही, साथ ही पूर्वोत्तर की संस्कृति से रूबरू भी हुए। काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने स्कूलों और स्कूली बच्चों से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपील की थी, जिसमें हर स्कूल टूरिस्ट क्लब बनाए, जिनमें छात्र कम से कम भारत के 15 पर्यटन स्थलों पर अपने अभिभावकों के साथ भ्रमण करें। इसका असर काशी के स्कूली बच्चों पर दिख रहा है। वे अपने परिवार के साथ मेघालय के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने एशिया की सबसे स्वच्छ नदी उमंगोट, जो कि मेघालय में है, उसमें नौकायन किया और उसकी स्वच्छता को निहारा भी। साथ ही सबसे स्वच्छ गांव के रूप में मावलिनोंग को भी जाना जाता है, उसे भी देखा और वहां के जीवन को समझने की कोशिश की। I have visited to the cleanest river and cleanest village in Meghalaya. The cleanest village name is Malinam. I like it very much. मैं यहाँ पर cleanest river और cleanest village देखने आई हूँ। यहाँ विलेज बहुत सुंदर है। यहाँ पेड़ पौधे भी बहुत क्लीन हैं। तो जैसा मोदी जी कहते हैं कि हमें अपनी सिटी और घर को क्लीन रखना चाहिए, वैसे ही हमें यहाँ देखकर क्लीन रखना चाहिए। जैसा कि मोदी जी ने कहा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें घूमना चाहिए और ऐसे एक टूरिस्ट क्लब बना के साथ में घूमना चाहिए, और इंडिया की जो बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करना चाहिए। तो मैं वाराणसी से अभी आई थी, क्लीनेस्ट रिवर देखी मैंने, और अभी मैं क्लीनेस्ट विलेज में हूँ पूरे एशिया के, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम क्लीनेस्ट रिवर में गए थे तो वहाँ पे पानी इतना साफ था कि मछलियाँ। तो पर्यटन से जुड़ी बेहद खूबसूरत ये खबर अभी आपने देखी, और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के गुना, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। रोजगार, गरीबों के घर, कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरीदते थे, टोकनिज्म करते थे, और खरीदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे। बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाए, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी, और जो भी खरीदती थी उसकी सही कीमत किसान को नहीं देती थी। एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था। उस समय टीवी वाले दिखाते थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद बोरियां पड़ी है, बारिश में भीग रही है,
अनाज सड़ रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ये सारे दृश्य 10 साल पहले आप देख लीजिए, टीवी पे हर बार नजर आते थे। दूसरी तरफ भूखमरी बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी। कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था। देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया। इस साल देश के गेहूं किसानों को केंद्र सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है। भाजपा सरकार ने देश के जरूरतमंदों के लिए अपने अन्न के भंडार भी खोल दिए। आप याद कीजिए कोरोना के वो दिन, उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। मौत मंडरा रही थी। जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी। हालत तो ये थी कि अगर बेटे को बीमारी है तो मां उसके पास नहीं जा पाती थी, मां को बीमारी है बेटा पास नहीं जा पाता था। उस संकट में हमने लंबा समय निकाला। चारों तरफ स्थितियां बंद पड़ी हुई थी और तब दिल्ली में आपका ये बेटा चैन से नहीं बैठता था। हर पल यही सोचता था कि मेरे देश का मेरा एक भी परिवारजन गरीब से गरीब क्यों न हो, उसके घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। बच्चे रात को भूखे सोने नहीं चाहिए। मां की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। और इसलिए आपके इस बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना शुरू कर दिया। गरीबों की जिंदगी भी बचानी थी और उनकी परेशानियों से मुक्ति भी दिलानी थी। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद है। आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है। मुफ्त राशन जो मैं दे के घर 80 करोड़ लोगों को पहुंचाता हूं, वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा। अब मैंने सोचा, मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं, मैंने सोचा क्या मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए। तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए
मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके पास मोबाइल है अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं, और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। तो मध्य प्रदेश के गुना से अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जो कि चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का शासनकाल था उस समय में मध्य प्रदेश के किस तरह के हालात थे, गरीब हो, दलित हो, वंचित हो, पिछड़े और आदिवासी के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी के लिए मेरे मन में अपार प्यार है। और उन्होंने ये बात भी कही कि एक इंजन केंद्र का और एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का, मतलब मध्य प्रदेश का तेजी से डबल विकास होगा। ये बात उन्होंने अपने संबोधन में कही। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था जब कांग्रेस काल में अनाज गोदाम में रखे रखे सड़ जाते थे। आपने ये तस्वीरें टेलीविज़न के माध्यम से देखी भी होंगी। कांग्रेस के पास भुखमरी से निपटने का क्योंकि कोई विज़न नहीं था और इसीलिए इस तरह के हालात बनते थे। देखते थे कि जो अनाज होता था वो रेलवे स्टेशन पर पड़े पड़े गीला हो जाता था, लेकिन ज़रूरतमंद के पास नहीं पहुंच पाता था। हर किसी के घर चूल्हा जलाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अनाज उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से रिकॉर्ड खरीद भी की गई, यानी कि हमने किसानों की चिंता की जो कांग्रेस जब शासन में थी नहीं हो पाई। कोरोना काल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों के जीवन को लेकर मैं हमेशा चिंतित रहा। ये वो वक्त था जब पूरी दुनिया संकट में घिरी हुई थी। कोरोना काल का समय था और ऐसे समय में आपका बेटा दिल्ली में बैठकर आप लोगों की चिंता किया करता था और 80 करोड़ लोगों को इसीलिए मुफ्त में राशन बांटना शुरू किया गया। और इसकी दिसंबर में मियाद पूरी होनी थी, लेकिन उसे भी बढ़ा दिया गया क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना रहे, कोई भी गरीब भूखा ना सोए और ना ही किसानों के हित की बात हो। केंद्र सरकार लगातार किसानों के हित की बात हो, युवाओं की बात हो या फिर विकास की बात हो, लगातार आगे बढ़ रही है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और इस छोटे से अंतराल के बाद खबर हटकर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब बात कर लेते हैं खेल खेल में क्या कुछ है अलग, जानते हैं। गोवा कई संस्कृतियों का संगम है। इन्हीं संस्कृतियों में कई कलाएं भी शामिल हैं, जिसमें एक है कावी कला। गोवा की लाल मिट्टी को काव कहा जाता है और इसी मिट्टी से होने वाली कलाकारी को कावी कला। आधुनिकता का चोला ओढ़ते हमारे देश में ऐसी कई लोक कलाएं विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसी तरह कावी कला पर भी संकट मंडरा रहा था, लेकिन युवा कलाकार सागर नाइक मूले ने इस कला में नई जान फूंक दी है। अब ये न केवल गोवा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान छोड़ रही है। आजकल देश भर के खेल प्रेमियों के सर वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ा हुआ है और सागर नाइक मूले ने कावी कला के रूप में ICC विश्व कप की कई ट्रॉफियां बनाई हैं। इन ट्रॉफियों को बनाने के लिए गोवा की मिट्टी, लकड़ी और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया गया है। हर ट्रॉफी के बीच में हर एक देश का नक्शा है। उन्होंने कला और खेल का ये बेजोड़ संगम प्रस्तुत किया है। सागर के दिल में अपने देश के लिए अथाह प्यार और सम्मान है। इसकी झलक उनकी बातों के साथ साथ उनकी कला में भी दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी कलाकारी की तारीफ अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में की है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने सागर मूले की उस कलाकारी को सलाम किया जिसमें वो गोवा की प्राचीन कला को संरक्षित और संवर्धित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। और खबर हटकर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए पूरी टीम के साथ इजाजत। नमस्कार।